रविंदर है ना, उसको खुला छोड़ दिया है, बकने का काम कर रहा है, पहाड़ी की बात कर रहा है, गुजर की बात कर रहा है, हिंदू की बात करने में शर्म क्यों आ रही है? कश्मीर के लोग उन पुराने एमएलएज का तो कहीं पता करें वो कहाँ हैं। अगर ठेकेदारी नहीं होंगे तो महराज को पकड़कर गले से पकड़कर नीचे गिरा के बोलना कि महराज तो झूठ रहा है, अगर इनके ये एमएलए जिनको इन्होंने वोट दिए। अगर आप डोडा के रहने वाले हैं तो इस चेहरे से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जी हाँ, ये वो चेहरा है जो अगर जब डोडा में कोई भी समस्या होती है जनता के साथ तो एक ही नाम मसीहा बनकर सामने आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महराज मलिक की। महराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। महराज जी, आपका एक बयान सुना था कुछ दिन पहले जिसके तहत आपने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद और अल्ताफ़ बुखारी बीजेपी के लिए काम करते हैं। उसके बारे में ज़रा आपसे जानना चाहूँगी संक्षेप में। देखिए, ऐसा है क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन होती हैं, पार्टियां होती हैं, और जब कहीं जमावड़ा होता है तो दूसरी पार्टी ज़रूर काउंटर करती है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी हलचल आपको देखने को मिली है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा जोर है, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं अपना भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अल्ताफ़ बुखारी भी कश्मीर के अंदर प्रोग्राम कर रहा है, चाहे छोटे कर रहा हो या बड़े कर रहा हो, लेकिन मतलब बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन वो लोग भी कर रहे हैं। बाकियों पे बात होती है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो या दूसरी पार्टीज़ की बात हो, लेकिन दो चेहरों को लेकर बीजेपी कोई भी बयानबाजी नहीं कर रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है प्लांटेड लोग हैं, इनको मौका दिया गया है, कुछ आंसू हैं बहाए गए हैं। और जिस तरीके से आप अगर आपको जानना है, मैं इसका जवाब भी इस तरीके से देना चाहूँगा। कश्मीर के अंदर संडे मार्केट लगाई जाती है, और संडे के दिन जो है गरीब लोग जो है फड़ी लगाने का काम करते हैं, कुछ कपड़े बेचते हैं, कुछ और किस्म की कुछ चीज़ें लाते हैं जो फरोख्त होती है संडे के दिन। और अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी लेनी होगी, कश्मीर के लोगों से पूछ लीजिएगा। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अल्ताफ़ बुखारी को कोऑपरेट करता है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कहा था कि उसके जलसे में अगर नहीं जाओगे तो हम यहाँ पर आपको काम नहीं करने देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है इन लोगों को स्पॉन्सर्ड भी कर रही है और इनको फुली सपोर्ट भी कर रही है। और बीजेपी अगर दावा करती है कश्मीर में सीटें निकालने की, तो वो कहाँ से निकालेंगे? बीजेपी का कैंडिडेट तो है नहीं कोई, कश्मीर में उन लोगों को कोई वोट देने वाला है नहीं, लेकिन इस्तेमाल तो इन्हीं लोगों को किया जाएगा ना। तो यकीनन जो है ये लोग प्लांटेड हैं, इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वरना एक नेशनल लेवल का लीडर, लोग तो मुझे बार बार सवाल करते हैं कि आप गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर सवाल क्यों करते हो। मेरा उन लोगों से सवाल है, जिस आदमी को मैं इंडिया का प्रेसिडेंट देखना चाहता था, चाहे कांग्रेस में अगर होते या किसी और पार्टी में जाते, तो मैं उसे देश का प्रेसिडेंट देखना चाहता था। और वही आदमी आज अगर जम्मू कश्मीर में सिर्फ खिताई चुनाव में फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट नहीं तो और क्या हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद के लिए तो वैसे इस तरह का उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, पर लेकिन जब अल्ताफ़ बुखारी साहब से पूछा गया कि आपकी पार्टी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, पर लेकिन वो इस बात से साफ साफ इनकार करते हैं। आप देखिए ना, इलेक्शन सिंबल उनका अगर आप देखेंगे बैट है, तो वो तो चल रहा है। आप उनका कैंडिडेट कहीं से भी उठे, चाहे डीडीसी के इलेक्शन में उन लोगों का कैंडिडेट आया तो बैट तो उनको मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने उसको कैसे वो जारी किया, ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि कोई भी नई पार्टी आती है उसको सिंबल मिलने में टाइम लगता है। उसने कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा, स्टार्टिंग से उसको सिंबल दे रखा है। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, वो किया नहीं है। अगर करेंगे, वो करेंगे नहीं, उनको करवाया जाएगा ये बताने के लिए कि बीजेपी आज़ाद साहब के खिलाफ भी है। ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जिस आदमी को देश का प्रेसिडेंट हम लोग देखना चाहते थे, वो यहाँ के आके प्रोग्राम करेगा छोटे छोटे गाँव में। जब उन्हें गाँव में आना चाहिए था, जब इलाके के अंदर आना चाहिए था, जब उनकी पोस्ट थी, जब वो हम लोगों का मसला हल कर सकते, तब नहीं आए। और आज इतने सालों के बाद 52 साल लगे हैं गाँव में वापसी करने की। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा दिल मानता है इस बात को। मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ऐसा आदमी यहाँ ज़मीनी सतह पर नहीं चाहिए था। देश का प्रेसिडेंट अगर होता, उसके लिए अगर वो बीजेपी में सीधा चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आप यहाँ काटने और कटवाने की बात क्यों कर रहे हैं? जिस कांग्रेस को उन्होंने कहा था ये कुछ भी नहीं है,
जी। आज उसी कांग्रेस की फिर तरफदारी करने में लगे हुए हैं। मतलब चाहते क्या हैं ये? लोगों को बांटने की बातें हो रही है। हम चाहते हैं लोगों की बेहतरी के लिए ये लोग बात करें। अगर बेहतरी नहीं कर सकते हो तो आपको कोई हक नहीं है हम लोगों के साथ जज्बात के साथ खेलने। खिलवाड़ करना नहीं है, जनता को उसकी बेहतर सहूलियात की बात करनी है जो इन्होंने नहीं की। अब अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम देश के दुश्मन थोड़ी हैं। हम भी तो इसी ज़मीन में जने हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारा ख़ानदान भी यहीं से। अब फ़र्क इतना है, हमारा नाम उतना नहीं है, लेकिन हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। सलाहियत हमें दी है और हमें बनाने वाला भी वही है जिसने पूरी दुनिया को बनाया। तो ये बात भी लोगों को समझनी चाहिए। आप अब जनता की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जिस तरह से रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी देर से प्रदर्शन करें क्योंकि जान का मामला है। दूसरी तरफ से पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी देर से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब श्रीनगर की भी आपने बात की है, तो क्या श्रीनगर के हालात अभी इस तरह के इस लेवल के हुए हैं कि उन्हें वापस जाना चाहिए? क्योंकि एक तरफ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस के तीर जो हैं वो उन पर छोड़े जा रहे हैं, सैलरीज जो है वो रिलीज़ नहीं की गई हैं। तो अगर देखा जाए तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने में कितना ही वक्त लगता है? देखिए, वक्त नहीं लगता है, बस ये लोगों को उलझाए हुए रखना चाहते हैं। हालात बिल्कुल ठीक हैं, कोई किसी को मारना नहीं चाहता है, लेकिन जब नेशनल लेवल की मीडिया हो, जब इनकी रैलीज़ होती हों, जब ये जहर उगलते हैं तो हालात, अगर एक कोने में बात की जाती है तो दूसरे इलाके में या दूसरी स्टेट में जो है खून खराबा होना शुरू हो जाता है। लोग जो हैं धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जज्बातों के साथ जुड़े हुए हैं। जज्बात की सियासत जब तक है तब तक हालात जो है ख़राब होते रहेंगे। तो धर्म और जज्बात तो इंटर रिलेटेड है, तो कहीं धर्म के नाम पे सियासत तो नहीं होने वाली है? हो रही है ना, होती है, क्योंकि आप देखिए ना, आंकड़ा देखिए ना, बीजेपी का मकसद ही है हिंदुता की बात करते हैं। हिंदुओं को फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरे यहाँ आपको अगर मैं बता दूं, 2014 का जब हम चुनाव लड़े थे तो तब हमने एक बारी जो वहाँ से कैंडिडेट जीते थे, बीजेपी के जीते थे, हिंदुता के नाम पे 2014 का इलेक्शन लड़ा गया और जीता भी गया। क्योंकि उससे पहले यहाँ के हिंदू जो थे एनसी को भी वोट दिए, पीडीपी को दिए, कांग्रेस को दिए, बहुत सारे लोगों को दिए। ऐसा तब हिंदू मुस्लिम नहीं था, लेकिन 2014 का चुनाव ही लड़ा गया था हिंदुता के नाम पे। और जो कैंडिडेट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे, भदरवा से, तो मैंने उनको कहा था कि इस बारी जो 6 साल का प्लान जो लोगों ने आपको मौका दिया है, आपने हिंदुता के नाम पे वोट लिए हैं, लेकिन हिंदुओं को इस बार 6 साल आप दे देना, ताकि मुसलमानों को अगली बार हम बताएं कि यार नेता लोग एक कम्युनिटी का अगर होगा तो उसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगली बार हम भी बताएंगे कि मुसलमान एक हो जाओ तो मुसलमानों की रहबरी हम करें। लेकिन मुझे पता था कि पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं होता है, और 6 साल भी ख़त्म हो जाते हैं, 8 साल बीजेपी के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उन हिंदुओं का अभी तक हुलिया नहीं बदला है। जिन हालात में वो तब भी थे आज भी हैं, उनकी रहबरी और रहनुमाई करने वाले वो लोग आज नहीं हैं। और ख़ास बात मैं ये आपको बताऊंगा, जो पॉलिटिक्स में आता है, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो अपना धंधा शुरू कर देते हैं। 4 साल हो गए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और बीजेपी के जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए को देख लीजिए आप, नोटिस करना, आप उन लोगों के पास जाना, या जो लोग मुझे देख रहे हैं जिन्होंने भाजपा को पहले वोट किया है 2014 में, वो उन एक्स एमएलए को अगर देखेंगे तो यकीनन मेरी बात गलत नहीं होगी, वो आज ठेकेदारी कर रहे हैं, वो सड़कों का काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े ठेके लिए हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ आज नहीं उठा रहे हैं, लोगों के मसले आज बात नहीं कर रहे हैं। अंदर है ना, उसको खुला छोड़ दिया है, बकने का काम कर रहा है, पहाड़ी की बात कर रहा है, गुजर की बात कर रहा है। हिंदू की बात करने में शर्म क्यों आ रही है उसको? करे ना बात। मेरे इलाके के हिंदू हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में हिंदू है, एक तबका ऐसा है जिन्हें आज भी बिजली नहीं है, जिन्हें आज भी सड़क नहीं है, जिन्हें आज भी पानी नहीं है, जिनको आज भी चूल्हे पे खाना नहीं है, उनकी बात क्यों नहीं करेंगे? इस बारे में आपने ट्वीट भी किया था। बिल्कुल किया है और करता भी हूँ, हमेशा बात करूँगा। जिस कम्युनिटी पे आप इतना दम चढ़ा के कहते हो कि हम आपके लिए हैं, तो उन लोगों के हालात 8 साल में ये क्यों नहीं बदले? बदलने चाहिए था ना, लेकिन नहीं बदल रहे हैं। ठेकेदारी कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इलेक्शन होंगे, मोदी के पीछे चलेंगे और बताएंगे मोदी को वोट देना है। अरे हमें क्या लेना देना मोदी से? जो आदमी जहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको देख लीजिए वो लोग क्या कर रहे हैं। कहाँ है बीजेपी के वो 25 एमएलए? आपको दिखे? 4 साल से दिखे? किसी मीडिया में आए, किसी पब्लिक के साथ खड़े हुए? जम्मू बंद होने की कालें पहले होती थी, कहीं कुछ होता था, ऐसा हो रहे हैं, आज क्यों नहीं करते? कहाँ हैं वो बीजेपी के लोग जो आज भी कह रहे हैं कि हम जी बीजेपी को वोट देंगे? यार किस लिए दोगे? बीजेपी की सरकार आज भी जम्मू कश्मीर में है। एलजी मनोज सिन्हा बिहार से आया हुआ जम्मू कश्मीर को चलाने का काम कर रहा है, बीजेपी के इशारों पे काम करता है। किस हिंदू का इन्होंने होलिया बदला? कौन सी बात करेंगे ये? और फिर जब सरकार बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनेगा, किस हिंदू का होलिया बदलेंगे? जब एमएलए बने तब मुझे बताइए ना।
और ये चापलूसी नहीं चलेगी। हम इंसानियत के साथ हैं, हम लोगों की बेहतरी चाहते हैं। आज भी खिताई चिनाब हो या जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका हो, सर्दियों का मौसम है, बिजली की कटौती हम लोगों को देखने को मिलती है। हफ्तों हमारे को लाइट नहीं देखने को मिलती है। ट्रांसफार्मर ढोने का काम हमारे लोग आज भी खुद करते हैं। करप्शन सारे बाजार हो रही है। ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने चलाया डोमिसाइल बनाने के लिए। एक गिरदौरी नकल के लिए जहां 20 रुपये लगते थे, आज ऑनलाइन करने में 500 रुपया लगता है। शर्म आनी चाहिए जिन बुज़ुर्गों को डोमिसाइल बनाने की बात करते हैं, जिनको 1000 ये वो ओल्ड पेंशन दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को डोमिसाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 5000 लग रहा है। तो वो आदमी जिसको आप 1000 एक महीने का दे रहे हो, उसी आदमी को एक फाइल बनाने में 5000 लग रहे हैं, और वो 1000 भी तो सिलेंडर में चले जाता है। वही बात मैं कह रहा हूँ। तो कर क्या रहे हैं? सवाल ये बनता है, मेरा ये मानना है कि जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे पर सवाल मत कीजिए, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपका मुस्तकबिल कहाँ है। पिछले 8 सालों में जो लोग ग्रेजुएट थे, मेरी तरह मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बैच में जो लोग बच्चे पढ़े थे, आज वो जो है उनका टाइम ख़त्म हो गया। वो कब फॉर्म भरेंगे, कब वो कोशिश करेंगे? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी कि हमें जॉब मिले, वो कहीं अप्लाई करें, वो देश में कहीं भी आगे बढ़ें, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे। कहाँ? तो वो तो ख़त्म हो गया। अब उनका मुस्तकबिल, मैं तो उसके लिए बात कर रहा हूँ कि उनका मुस्तकबिल कौन लाएगा, उनकी ज़िंदगी को वापस कौन लाएगा? वो वक्त बर्बाद किया हुआ कहाँ जाएंगे वो लोग? पीएचडी करके हैं, एमफिल करके हैं, कौन कौन सी डिग्रियां आज के नौजवानों ने नहीं की है, लेकिन सड़कों पे बैठे धरना दे रहे हैं। और हद तो तब ख़त्म होती है जब ब्यूरोक्रेसी इतनी चढ़ गई है कि आम आदमी के छोटे से छोटे काम में भी उसको मुदाखलत करती है, उसको धक्के देकर बाहर निकालने का काम करती है। हालात सामान्य नहीं है, चाहे यहाँ का कोई भी धार्मिक इंसान हो। धर्म से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस इतना है, मैं चाहता हूँ कि लोगों की ज़रूरियात पे बात हो, लोगों के मुद्दे उछाले जाएं, उन पे काम किया जाए, जो बीजेपी के लोग नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर लोगों ने हर पार्टी को मौका दिया। स्टेट के अंदर स्टेट पार्टीज़ को मौका दिया, देश के अंदर 70 साल कांग्रेस को दिए, अब 50 साल का दावा बीजेपी कर रही है। तो मुझे बताओ, लोकतंत्र कहाँ है, डेमोक्रेसी कहाँ है? फिर वो किताबें क्यों बनाई गई है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों रखा गया है? सीधा रखिए ना, डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप है। अगर 70 साल आपने एक को दिया, 50 साल दूसरे को दे रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? हमारा हक कहाँ है? हम लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। यार कोई एक पार्टी काम नहीं कर रही है, 5 साल के बाद हटा दो, दूसरे को दो, ताकि वो जो पुराना है वो समझदार हो जाए, भाई साहब मेरी ये गलती है, मुझे ये काम करना चाहिए था, इसलिए लोगों ने हटाया। लेकिन लोग भी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। बीजेपी क्या है? हिंदू की जमात है। हर पार्टी यहाँ तो जहाँ मेजॉरिटी में है वहाँ तो हिंदू ही उठेगा। और हिंदू बीजेपी तो उन्होंने वो पिछले दिनों एक मुस्लिम को राज्यसभा का मेंबर बनाया। मतलब हर पार्टी के अंदर जहाँ जो किस्म के लोग हैं वहाँ उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी है। यही तो हमें कानून मिला है, यही तो आइन मिला है हमें, यही तो इस देश की खूबसूरती। मैं कहता हूँ फ़र्क इतना है कि बीजेपी में बैठा या उठा हुआ कैंडिडेट वो हिंदू होगा, लेकिन करप्ट होगा, ईमानदार नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस आदमी को उठाएगी, जिस हिंदू हमारे में तो पार्टी के अंदर बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा, लेकिन फ़र्क इतना है वो लोग ईमानदार हैं। केजरीवाल हिंदू है, मनीष सिसोदिया हिंदू, वहाँ पे तो सारे का सारा हम तो उनके साथ जुड़े। और मैं 2019 में दफ़ा तोड़ा था, मैं तो 2014 से उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं उनकी सोच के साथ हूँ। वो लोगों की बेहतरी करना चाहते हैं, ये तो लोगों को और उसके साथ साथ देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो मेरा ये मानना है, लोगों को बदलाव की ओर जाना चाहिए, लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब समझना चाहिए और वोट का पता होना चाहिए कि हमारा हक क्या है और हमें कितने टाइम कौन से लोगों को इक़्तिदार में रखना चाहिए। मतलब फेवरेटिज्म लोगों में भी कहीं ना कहीं है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, फेवरेटिज्म खत्म नहीं होगा, तो तब तक वो चीज़ नहीं आएगी, है ना। लोगों को लगता है, ये एक आम बात है कि मुसलमानों, आज तो देश के अंदर इन्हें लगता है मुसलमानों को ये जड़ से ख़त्म करेंगे। लगता है इन्हें, होना तो नहीं है, क्योंकि 8 साल से ये लोग हैं। किसी एक का कत्ल करने से पहले ज़मीन जो है हिल जाएगी। बेगुनाह अगर किसी भी इंसान का कत्ल होगा, ज़मीन कांप उठेगी, भौचालों का अंबार लगेगा। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को लगता है बीजेपी आएगी, मुसलमानों को साफ़ किया जाएगा, घर वापसी होगी, उनको ऐसे करेंगे, उनको ये नहीं है ज़रूरत। वरना उनका कौन सा धर्म है? अगर यही हिंदुस्तान के हिंदू कहीं और जन्म लिए होते तो सारे के सारे वही होते। ये समझने वाली बात है। बस जो इंसान जन्म लिया है उसे यहाँ दुनिया में आकर क्या करना है वो उसे समझना ज़रूरी है। वरना जिन लोगों को मंदिर गए हुए सालों साल हुए होंगे, वो धर्म की बात क्या करेंगे? जिन्हें धर्म का अगर पता करना है तो पंडित से पूछ लीजिए ना, जो गीता को पढ़ा है।
अब हम जैसे मुसलमानों को क्या पूछेंगे कि धर्म, आपका धर्म क्या है? अगर मेरे धर्म के बारे में लोग मुझे ना पूछें, मेरे जो धर्म को पढ़ने वाला है, जो जानने वाला है, वो मौलवी है, वो मुफ्ती है, वो मुझसे बेहतर बताएगा। मैं कौन होता हूँ धर्म की ठेकेदारी करने वाला, जिसे फुर्सत ही नहीं है मस्जिद में कभी जाने की, जिसे फुर्सत ही नहीं कभी कुरान को खोलने की। तो वही बात हिंदुओं की है। ये जो लोग हैं, इनको नफ़रत के अलावा कभी भी गीता को नहीं खोला है, कभी भी कुरान को नहीं खोला है। मैं चाहता हूँ कि लोग खुद समझदार बने, जो लोगों की ज़रूरियात की बात करें। और वोट, आखिर में एक बात बताऊँगा, वोट जब हम देते हैं उस वक्त जज्बात होते हैं, और जब वो आदमी बन जाता है, फिर जब उसके दरवाजे पे हम जाते हैं, तब उसे ये नहीं कहते हैं कि फ़लाने मुसलमान को उठा के मार देना या फ़लाने हिंदू को मार देना। फिर जब हमारा जाना होता है तो हम कहते हैं भाई साहब मुझे पानी की प्रॉब्लम है, मुझे बिजली की प्रॉब्लम है। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं इलेक्टेड हूँ। मेरे पास आज जब लोग आते हैं तो मुझसे ये कहते हैं कि भाई साहब हमारा वो काम कर दीजिए। तो ये बात जब आप इलेक्शन से पहले और वोट देने से पहले सोचेंगे ना, तो यकीनन वोट के बाद ये आपको वो बेहतर ज़िंदगी आपको दे सकते हैं। वरना अगर जज्बात के वोट होंगे, फिर डेवलपमेंट की उम्मीद होगी, वैसा नहीं होगा। और दावे के साथ कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली 24 घंटे और मुफ्त देने की बात करेंगे और देंगे। ये हमारा एजेंडा है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में हमारा एजेंडा नहीं है। लेकिन अगर गुजरात में हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है और दिल्ली में इम्प्लीमेंट भी हो गया, पंजाब में भी हो गया, तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे अपने रिसोर्स से पानी, बिजली, एजुकेशन और हॉस्पिटल, वहाँ पर इलाज और बेहतर। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाली होगा, ढांचा होगा, डॉक्टर नहीं होंगे, इलाज नहीं होगा, मशीनरीज नहीं होंगे, टेस्ट नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें हम हर इलाके में, हर पंचायत में देना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग उन चीज़ों से वो हासिल करें, क्योंकि जो ज़िंदा हैं उनको वो चीज़ें मिले। लेकिन ये वो लोग नहीं कर सकते हैं। आज भी आप देखेंगे स्कूलों के अंदर पोस्टें खाली हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर वेकेंट पोस्टें हैं, कई सालों से हैं। अगर हो भी जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं जाते हैं। वो कहते हैं हमें दूर है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार उस पर कोई काम नहीं करती। लेकिन हम गारंटी आपको के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर क्योंकि आपने हॉस्पिटल्स की बात की है, 2 दिन पहले आप जीएमसी भी गए हुए थे। वहाँ पर डोडा के जो पेशेंट्स थे, आपने उनसे मुलाकात की, बातचीत की उनसे। तो सुना है कि जीएमसी के अंदर भी लोगों को चूहों की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात है। किसको बताओगे आप? किसको बताओगे? जिन लोगों के सामने आप गुहार लगाओगे, उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो ठेकेदारी में लगे हुए हैं, रोड के ठेके लिए हैं, बिल्डिंग्स के ठेके लिए हैं। बाहर के लोग जो हैं टेंडर डालते हैं और इनको सबलेट पे दे देते हैं, जो यहाँ के एमएलए और मंत्री रहे हैं। पता है आपको, अगर गुजरात का आदमी यहाँ पे किसी बड़े रोड का टेंडर ले लेता है, करोड़ों रुपयों का टेंडर होता है किसी रोड को बनाने में, तो सबलेट पे हमारे मंत्रियों को दे रहा है। वो लगे हुए हैं काम धंधे में, उन्होंने कहीं उन्हें टिप्पर लगाए हैं, कहीं उन्हें मशीनरी लगाई है। कोई अता पकड़ लीजिए ना वो एक्स एमएलए। मैं तो कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग उन पुराने एमएलए का तो कहीं पता करें, वो कहाँ हैं। अगर ठेकेदारी नहीं होंगे तो महराज को पकड़कर, गले से पकड़कर नीचे गिरा के बोलना कि महराज तो झूठ रहा है। अगर इनके ये एमएलए जिनको इन्होंने वोट दिए लगे हैं मकान बनाने में, लगे हैं लड़कों की शादी करने में, उनको सेटल करने में, तो ये काम इस काम के लिए नहीं। वही हमें मौका मिला है, हमें फुर्सत नहीं है आवाम के काम के अलावा कोई काम करने की। आवाम के काम की अगर बात की जाए तो वैसे भी ये मेरा जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा। काफ़ी ये चीज़ सुनने को मिल रही है जनता की ओर से भी कि एलजी साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, इसलिए वो जम्मू कश्मीर की जनता की प्रॉब्लम्स को सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या एलजी साहब जो भी अब होंगे, उन्हें जम्मू कश्मीर का अगर हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा या नहीं? देखिए, एक आदमी के जम्मू कश्मीर चलाने से नहीं चलेगा। चाहे एलजी कितना ही माहिर हो, कितना ही काबिल हो, नहीं चला सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे लोग हैं उसमें भी योगदान होना चाहिए, उन लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एलजी कमिश्नर सेक्रेटरीज या 2-4 लोगों से जो है ये जम्मू कश्मीर चलने वाला है नहीं। क्योंकि आप अगर देखेंगे ज़मीनी सतह पर छोटे से छोटा काम भी करना हो तो यहाँ से हमको अथराइजेशन लेनी पड़ती है या हमारे मुलाजमीन को। तो ये बंद कर जो है ये सिस्टम नहीं चलने वाला। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एलजी साहब को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब पिछली बार हमारे मोदी जी आए थे, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, 20,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर में आया था। 20,000 करोड़ का। शायद जम्मू कश्मीर के लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे पूछने का पूरा हक है। 20,000 करोड़ में से एलजी मनोज सिन्हा जी एक बारी एक थोड़ा सा काम कर दें, जनता की बात है,
पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव 20,000 आवाम की नुमाइंदगी करने वाला एक इंसान उनको पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ में से इस साल आप उसको ज़मीनी सतह पर कितना लगा रहे हो और कौन कौन से काम आपने 20,000 करोड़ में किए, मैं भी जानना चाहता हूँ। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके नेतृत्व में जैसे कहते थे कि यहाँ पर माहौल बदल दिया हमने, करप्शन ख़त्म हो गई, हमने उनको बिठा दिया, उनको बिठा दिया, उनको बिठा दिया, इन्होंने पूरी आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे जानना है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1400 करोड़, जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ मोदी का पैकेज, और उसमें से वापस कितना जाएगा, इस बार लैप्स कितना होगा, वो जानना भी मुझे ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया जा रहा है। बोलने में और करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। ये बताते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम जो बताएंगे हम उसे ज़मीनी सतह पर करेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं महराज चीखता है, चिल्लाता है, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम तब होती है जब आवाम का पैसा मैं लुटते हुए देखता हूँ और उसे बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और हमेशा हम आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है नागरिक होने के नाते, इंसान होने के नाते। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे और हम सच में कट्टर ईमानदार हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। और अगर किसी को शक होगा, सवाल पूछ लेंगे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी तक हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर हम जिंदा हैं, आज अगर हम अच्छे हैं, तो इसके पीछे एक ही वजह है, हम ईमानदार हैं। बेईमानी हमारे ज़मीर में नहीं है, हमारे खून में नहीं है, और ईमानदारी से आवाम की और इंसानियत की सेवा करने में हटेंगे नहीं और हमेशा डट के मुकाबला करेंगे। जो भी जालिम होगा उसके सामने खड़े होने की ज़रूरत रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया महराज जी बातचीत करने के लिए। तो आपने सुन लिया कि इनका क्या बयान है। अब बारी है आप लोगों की। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो चैनल का DM बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर यू, साक्षी साहनी। नमस्कार।